हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं आर.के. सर। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टॉप मैच जीएस पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गुलाम वंश, दिल्ली सल्तनत। आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 वंशों ने शासन किया। उन 5 वंशों में जो पहला वंश आता है उसका नाम है गुलाम वंश। तो देखिए, मेडवल हिस्ट्री का हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं जो 1206 से 1526 तक शासन करता है। उसके बाद भारत में अन्य वंश आते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली वंश का पहला वंश जिसका नाम है गुलाम वंश। तो आपको देखना है गुलाम वंश इसका नाम क्यों पड़ा। गुलाम वंश नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के जो राजा थे उनके जो गुलाम थे उन गुलामों ने इस वंश को स्टार्ट किया, इसलिए इसका नाम पड़ा है गुलाम वंश। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो गुलाम वंश सबसे पहले आज की जो हमारी हेडिंग रहेगी वो रहेगी गुलाम वंश। गुलाम वंश, ठीक है। पहली बार परीक्षा में पूछा जाता है। इसका दूसरा नाम भी हम बता चुके हैं। इसका दूसरा नाम ममलूक वंश, शमसी वंश, एल्बरी वंश। ठीक है, ममलूक वंश। ममलूक वंश वो होता है ऐसे सैनिक, ठीक है, ऐसे दास जो खरीद के लाए गए उन्हें बाद में सैनिक बना दिया गया। ठीक है, सैनिक के पद पे कार्य किया, उन्हें ममलूक कहा जाता था। तो गुलाम वंश जो है इसके कई सारे नाम हैं जो हम पिछले वीडियो में डिस्कस करके बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश। गुलाम वंश की नींव किसने डाली? ठीक है, तो आपको पता है कि मध्यकालीन भारत में सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किया था और मोहम्मद गौरी की 1205 में मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद 1206 में गुलाम वंश की नींव रखता है कुतुबुद्दीन ऐबक जो मोहम्मद गौरी का गुलाम होता है, इसलिए नाम इसका पड़ जाता है गुलाम वंश। तो देखिए, जो गुलाम वंश है ये रहेगा 1206 से 1290 ईस्वी तक। क्लियर। अब आपसे पूछा जाएगा गुलाम वंश शासन कब से कब तक रहता है, तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। ठीक है, इसकी पिछली हिस्ट्री हम बता चुके हैं कि इसका शासन कब से कब तक रहता है। आप कमेंट, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। आज देखिए 1206 से 1290 तक ये टोटल गुलाम वंश रहता है। लेकिन आज बात होगी गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी। तो गुलाम वंश की स्थापना की है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की है। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1206 से 1210 तक माना जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1206 से 1210 ईस्वी तक माना जाता है। क्लियर, कोई समस्या नहीं ना। अब देखिए प्रश्न कैसे बनेगा। दिल्ली सल्तनत पे पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश। गुलाम वंश की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 माना जाता है। ठीक है, अब देखिए जब ये गद्दी पर बैठा तो इसने अपनी राजधानी, ठीक है, राजधानी ये समझ लेना लाहौर में बनाई थी। ठीक है, कहाँ बनाई थी? लाहौर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसका शासनकाल कब से कब तक माना जाता है? 1206 से 1210 ईस्वी तक। ठीक है, इसने अपनी राजधानी बनाई थी लाहौर में। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई समस्या तो नहीं। आगे देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जब गद्दी पर बैठा इसने कौन कौन से कार्य किए, कौन कौन से वर्क किए, उन्हीं वर्क से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर, तो वो प्रश्न ही हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जैसे ही ये गद्दी पर बैठा ठीक है, इसने अपनी राजधानी बनाई लाहौर में। इसके गुरु थे, ठीक है, ठीक है, किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे जिनका नाम था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी। अगर आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे, तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी थे, लेकिन हम शॉर्टकट में लिख लिए बख्तियार काकी। यानी बख्तियार काकी जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु थे, जिनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पे? दिल्ली में। जिनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ध्यान रखिएगा, कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में करवाया गया? तो कुतुब मीनार का निर्माण बख्तियार काकी की याद में करवाया गया। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, कुतुब मीनार की नींव किसकी याद में रखी गई? बख्तियार काकी की याद में। किसके द्वारा रखी गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? गुलाम वंश की। क्लियर हुआ? फिर देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये बहुत ज़्यादा गुलाम तो था ही और बहुत ज़्यादा जो है दान देने वाला था। कहते हैं जिधर से निकलता था लाखों का दान दे देता था, जिधर निकला हाथियों का दान कर डाला। ठीक है, तो देखिए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाखों का दान देने के कारण कहा गया लाख बख्श।
ठीक है। लाखों का दान देने के कारण कहा गया लाख बख्श, और बहुत ज़्यादा हाथियों का दान करता था तो इसलिए हाथियों का दान करने के कारण इसे कहा गया पील बख्श। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए लाख बख्श पील बख्श किसकी उपाधि है तो कुतुबुद्दीन ऐबक की, और इसे भारत का दूसरा हातिम भी कहते हैं, द्वितीय हातिम। अगर आपसे पूछ लें इतिहास में या दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, दूसरा हातिम के नाम से कौन जाना गया है तो आपका आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है। तो अब देखिए कैसे प्रश्न परीक्षा बनेगा। गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है गुलाम वंश। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से 1210 माना गया है। इसने अपनी राजधानी लाहौर में स्थापित की थी। ठीक है। इसके गुरु थे बख्तियार काकी, जिनकी याद में दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है। कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में, किसकी याद में, बख्तियार काकी की याद में। ठीक है। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसे अन्य नाम क्या है, लाख बख्श, पील बख्श और दूसरा हातिम। ठीक है। तो ये प्रश्न बनता है कि लाख बख्श किसे कहते हैं दिल्ली सल्तनत में, तो आंसर आपका क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इतना काम करने के बाद पहली बार भारत में मस्जिद का निर्माण, मतलब इससे पहले किसी ने मस्जिद का निर्माण नहीं करवाया था, तो पहली मस्जिद भारत की नाम है उसका कुव्वतुल ए इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, ये भारत की पहली मस्जिद है जिसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था दिल्ली में। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, नोट बना के आपको लिखना है कि ये भारत की पहली मस्जिद है। इससे पहले भारत में मस्जिद नहीं थी, भारत की पहली मस्जिद। ठीक है। भारत की पहली मस्जिद कहाँ बनवाई गई थी, दिल्ली में। किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। मस्जिद का नाम कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। ठीक है, कुव्वतुल ए इस्लाम मस्जिद नाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में, कहाँ की बात हो रही है, अजमेर की, अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाता है 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है, तो अजमेर में है। किसके द्वारा बनवाया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो समझ लेते हैं इसका पूरा इतिहास फिर से। गुलाम वंश की नींव किसने डाली, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। शासनकाल 1206 से 1210, राजधानी लाहौर में थी। बख्तियार काकी इसके गुरु थे, जिसकी याद में इसने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। ठीक है। और लाख बख्श, पील बख्श, द्वितीय हातिम कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, भारत की पहली मस्जिद है। अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, अगला जो पॉइंट है ये है कि कुतुबुद्दीन ऐबक चाहता था जो कुतुब मीनार है ये 5 मंजिल का बने। ठीक है, कितने मंजिल का, 5 मंजिल का बने। लेकिन ये 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेल रहा था। ठीक है, चौगान या पोलो खेल रहा था, और चौगान या पोलो खेलते समय ये घोड़े से गिर गया और इसकी क्या हो गई, 1210 में मृत्यु हो गई। ठीक है, क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि कुतुब मीनार कितना बना था, तो 1 मंजिल बना था, और 1210 में चौगान या पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की घोड़े से गिरने से क्या हो गई, मृत्यु हो गई, और वो चौगान या पोलो खेल रहा था। ठीक है। अगला जो शासक आएगा उसमें है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जो है इस अधूरे से कुतुब मीनार को पूर्ण करवाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो ये था गुलाम वंश का पहला शासक जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसे पूर्ण करवाएगा आगे अभी इल्तुतमिश। क्लियर। ठीक है, आगे देखो। अगला जो पॉइंट है वो गुलाम वंश में जो दूसरा शासक आता है उसका नाम है इल्तुतमिश। ठीक है, कहते हैं कि इसकी मृत्यु के बाद इसका जो पुत्र है अयोग्य होता है, और अयोग्य होने के बाद वो गद्दी पर बैठ जाता है, लेकिन शीघ्र ही इल्तुतमिश उसकी हत्या कर देता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होता है और बहुत बहादुर होता है। क्लियर। अब देखिए आगे अगला जो शासक आएगा इसमें वो आएगा इल्तुतमिश। गुलाम वंश का अगला जो प्रतापी शासक है उसका नाम है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासनकाल माना जाता है 1211 से 1236 ईस्वी तक।
कब तक माना जाता है? 1211 से 1236 तक इल्तुतमिश का शासनकाल माना जाता है और गुलाम वंश में सबसे ज़्यादा शासनकाल इसी का माना जाता है। ठीक है, अब देखिए इल्तुतमिश जो है ये दिल्ली मतलब शासक बनने से पहले बदायूं के गवर्नर होते हैं, बदायूं के गवर्नर होते हैं। ठीक है, परीक्षा में प्रश्न बन चुका है। इल्तुतमिश ठीक है राजा बनने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था। अब देखिए इसकी कहानी क्या है। सबसे पहले आएगा मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बाद ऐबक के बाद आएगा इल्तुतमिश। ध्यान दीजिए, तो देखिए मोहम्मद गौरी का जो गुलाम है वो ऐबक है और ऐबक का जो गुलाम है वो इल्तुतमिश है। तो पहली कहानी, पहला प्रश्न जो बनता है, दिल्ली सल्तनत में किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? तो गुलामों का गुलाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आंसर लगाएंगे गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए मोहम्मद गौरी का गुलाम ऐबक, ऐबक का गुलाम होता है इल्तुतमिश। तो गुलामों का गुलाम, कभी गलत मत करिएगा, गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। पहला प्रश्न हो गया। ठीक है, अब देखिए इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। अगला जो पॉइंट इसमें बनता है कि शासक बनने से पहले यह बदायूं का गवर्नर था। इसका शासनकाल 1211 से 1236 माना जाता है। अब देखिए अभी आपने पढ़ा कि इल्तुतमिश जो था वो बाद में शासक बना, इससे पहले बना था शासक कौन? ऐबक। ऐबक की जो राजधानी थी वो लाहौर थी, ऐबक की राजधानी लाहौर थी। इसने लाहौर के स्थान पर इसने दिल्ली आया, दिल्ली में सुल्तानगढ़ी बसाया और सुल्तानगढ़ी में ही अपनी दिल्ली को राजधानी बनाया। तो भारत के मतलब दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? दिल्ली को, जबकि ऐबक ने किसको बनाया था? लाहौर को। इल्तुतमिश ने बनाया है राजधानी दिल्ली को। ठीक है, और जब दिल्ली को इसने राजधानी बनाया तो सबसे पहले इसने बगदाद, ठीक है, बगदाद के खलीफा से पहली बार दिल्ली में कौन सा पद धारण किया? सुल्तान का। ठीक है, सुल्तान का पद धारण किया, सुल्तान की पदवी धारण की। तो इसलिए दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तब भी आंसर आपका क्या होगा? इल्तुतमिश था। क्लियर? अब देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं। इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236। पहले गवर्नर मतलब पहले शासक बनने से पूर्व बदायूं का गवर्नर था। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है। इसने लाहौर के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाया और बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी धारण की और दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। क्लियर? ठीक है, यहीं से सुल्तान की कहानी चलेगी। तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। क्लियर? अब देखिए आगे इसकी कहानी में क्या है। इसकी राजधानी दिल्ली है। अगला जो पॉइंट है वो देख लीजिए। अगला पॉइंट ये है कि गद्दी पर बैठते ही इसने अपने सहयोग के लिए 40 गुलाम सरदारों का गठन किया। कितने? 40 गुलाम। तो ध्यान देखिए, ध्यान से देखो, 40 गुलाम सरदारों का इसने गठन किया। 40 गुलाम सरदारों का गठन किया। तो गद्दी पर बैठते ही 40 गुलाम सरदारों का गठन किया, जिसे तुर्क-ए-चहलगानी कहा गया। तुर्क-ए-चहलगानी कहा गया। चहलगानी। ठीक है, अब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा तुर्क-ए-चहलगानी क्या है। मतलब ऐसा दल जिसमें 40 गुलाम हैं उसे तुर्क-ए-चहलगानी कहा गया। उसको गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ठीक है, अब देखिए गद्दी पर बैठते ही 40 गुलाम सरदारों का गठन किया और एकता प्रथा चलाई। एक ऐसी नई प्रथा जिसका नाम था एकता प्रथा। ठीक है, एकता प्रथा चलाई। एकता प्रथा क्या है? एकता प्रथा ये है कि अगर कोई सैनिक कार्य कर रहा है, उसको वेतन नहीं मिला तो उसके बदले में भूमि का टुकड़ा दिया जाएगा, वहाँ से जो भी चीज़ रेवेन्यू होती है उससे अपना पैसा निकालेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा एकता प्रथा किसने चलाई थी? इल्तुतमिश ने। और इसने अपने दरबार में शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। ठीक है, शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए। मतलब कौन सी भाषा? ऐसे सिक्के जिन पे केवल अरबी भाषा होती थी। ठीक है, वो सिक्के जारी किए। एक तो जारी किया तांबे का, ठीक है, और एक जारी किया चांदी का। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा तांबे का जो सिक्का था उसका नाम था जीतल और जो चांदी का था उसका नाम था टका।
या टंका, ठीक है। तो तांबे का जीतल चांदी का टंका नामक सिक्का किसने चलाया? इल्तुतमिश ने चलाया था, ठीक है। इक्ता प्रथा किसने चलाई? इल्तुतमिश ने। 40 गुलाम सरदारों का गठन किसने किया? इल्तुतमिश ने, जिसका नाम क्या था? तुर्क चहलगानी। क्लियर। अब देखिए जो टका मुद्रा है ये चांदी में थी और टका नाम था। वर्तमान में ये मुद्रा बांग्लादेश में चलती है। किस देश में? बांग्लादेश में। आगे देखो अगला जो पॉइंट है यहाँ से बनता है, इसी के समय से में 1215 में तराइन का थर्ड युद्ध हुआ था, तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। तो तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1215 ईस्वी में, इल्तुतमिश के समय में। और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण भी इसी के समय हुए हैं। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसी के समय हुए हैं। अब आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय हुए हैं? तो इल्तुतमिश के समय हुए हैं। तराइन का तीसरा युद्ध कब हुआ था? तो 1215 में। किसके समय? इल्तुतमिश के समय। क्लियर। फिर देखिए इल्तुतमिश ने भारत में मकबरा व गुंबद कला का जन्म किया था। मकबरा और गुंबद कला का जन्मदाता अगर पूछा जाए, गुंबद कला का जन्मदाता किसे माना गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। अब एक बार इसको अच्छे से देख लेते हैं। देखिए इल्तुतमिश जो है 1211 में गद्दी पर बैठा, 40 गुलाम सरदारों का गठन किया, तुर्क चहलगानी नाम दिया, एकता प्रथा चलाई, पैसा ना दे पाने पर सैनिकों को भूमि का टुकड़ा मिलता था, शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए, तांबे का जीतल और चांदी का टंका, ठीक है। 1215 में तराइन का थर्ड युद्ध हुआ, ठीक है। और सर्वाधिक मंगोल आक्रमण इसी के समय हुए। मकबरा व गुंबद कला का जन्मदाता भारत में इसे माना जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये 1236 में बीमार पड़ गया, और जब ये बीमार पड़ गया ग्वालियर जाते समय, ग्वालियर युद्ध के समय, ठीक है, और रास्ते में जब बीमार पड़ गया तो इसने संदेश भेजा अपने पुत्रों के पास कि आइए हमसे मिल लीजिए। तो कोई पुत्र दिल्ली पर बैठने के लिए, मतलब दिल्ली के कोई दूसरा भाई कब्जा न कर ले, इसलिए वो कोई भी पुत्र इल्तुतमिश से ग्वालियर मिलने नहीं गया। और जब मिलने नहीं गया तो उसकी पुत्री रजिया सुल्तान मिलने गई, और जब रजिया सुल्तान मिलने गई तो अपनी पूरी वसीयत उन्होंने कह दिया आगे ही हमारी जो पुत्री, अगर शासक हमारे बाद कोई बनेगा तो हमारी पुत्री रजिया सुल्तान बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अगला जो शासक 1236 में इनकी मृत्यु हो जाती है, और इनकी मृत्यु के बाद शासक बनेगी रजिया सुल्ताना, ठीक है। तो रजिया सुल्ताना की कहानी क्या होगी तो इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, गुलाम वंश का पहला शासक है, गुलामों का गुलाम इसे कहा जाता है। क्लियर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। आज के लिए इसमें इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड डे।